अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ये हमारे पास बायोएनर्जेटिक्स है। ये फर्स्ट ईयर के चैप्टर है बायोएनर्जेटिक्स। इससे पहले हमने जो पिछले वीडियोस थी उसमें हमने सेल को कवर किया था और सेल की कुछ ऑर्गेनल्स को कवर किया था। आज हम देखेंगे कि बायोएनर्जेटिक्स एक्चुअली क्यों ज़रूरी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए या लाइफ के लिए। बायोएनर्जेटिक्स की जो फील्ड है ये क्यों ज़रूरी है और हम इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं और इसमें एक्चुअली किस चीज़ को स्टडी करने जा रहे हैं। जब हम बायोएनर्जेटिक्स की बात करते हैं तो इसमें हम एनर्जी की बात करेंगे हमेशा, क्योंकि बायोएनर्जेटिक्स एक्चुअली ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है दैट एक्चुअली डील्स विद द एनर्जी। देयर आर टू थिंग्स दैट स्टडीड हियर इन बायोएनर्जेटिक्स। फर्स्ट इज एनर्जी रिलेशनशिप। एक चीज जो आप पढ़ते हो इसमें वो आप पढ़ोगे एनर्जी रिलेशनशिप के बारे में, और जो दूसरी चीज आप इसमें पढ़ोगे वो आप पढ़ोगे एनर्जी कन्वर्जन। ये दो चीजें, इट मींस जो बायो एनर्जेटिक्स है ये बायोलॉजी की क्वांटिटेटिव स्टडी है, और बायोएनर्जेटिक्स के अंदर फोटोसिंथेसिस भी आती है और इसके अंदर रेस्पिरेशन भी आती। सो इट मींस दो चीजें, दो प्रोसेस ऐसे हैं दैट एक्चुअली इंक्लूड्स इन बायोएनर्जेटिक्स। हम चूंकि सबसे पहले फोटोसिंथेसिस को शुरू करेंगे तो आपके पास टाइटल भी सामने है कि फोटोसिंथेसिस एंड बायोएनर्जेटिक्स। यहाँ पे आज हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे कि फोटोसिंथेसिस और बायोएनर्जेटिक्स का क्या लिंक है और बायोएनर्जेटिक्स हमारी लिविंग बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है और ये इस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। जब हम बात करते हैं बायोएनर्जेटिक्स की तो आज का हमारा जो एजेंडा है तो एक तो ये है कि बायोएनर्जेटिक्स फंडामेंटल्स और रोल ऑफ एटीपी। फोटोसिंथेसिस के बारे में देखेंगे, इसका ओवरव्यू देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, प्लस हम इसके रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स और इसकी इक्वेशन को स्टडी करेंगे कि ये सब कुछ जो है वो किस तरह से एग्जिस्ट करता है। जब हम बायोएनर्जेटिक्स बात करते हैं तो यहाँ से क्लियर हो गया आपको डेफिनेशन के ऊपर, इट इज़ अ फंडामेंटल स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसफर्स विद इन ऑल लिविंग सिस्टम्स। सो द बायोएनर्जेटिक्स इज एक्चुअली दैट स्टडी that actually deals with the energy transformation in all living cells, in all living organisms. अब यहाँ से जब हम बात करते हैं कि एक ऐसी फील्ड है जो हर सेलुलर प्रोसेस के लिए ज़रूरी है ताकि कम्प्लेक्स बायोसिंथेसिस हो सके। यहाँ पे आप देखें ये हमारे पास सेल है। हमने पिछली जो हमारी सीरीज थी जिसमें हमने सेल और ऑर्गेनल्स को स्टडी किया उसमें भी हमने इस चीज़ को देखा था कि हमारे पास एक सेल के अंदर अगर एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनल्स हैं इन द फॉर्म ऑफ endoplasmic reticulum, in the form of mitochondria, in the form of chloroplast. There are many different types of organelles present in a cell that perform their own specific functions. So उनको करने के लिए, उनको अपने काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए, और सेल की जो एनर्जी करेंसी है वो क्या है? ATP। अब इट मीन सेल को चाहिए ATP। सेल ATP के बगैर काम नहीं कर सकता, और जितने भी सेल्स के अंदर ये कॉम्प्लेक्स बायोसिंथेसिस प्रोसेस होते हैं ये सारे के सारे एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये किसी एक एनर्जी को उठाते हैं और किसी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यू मस्ट रिमेंबर दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू नॉट फॉर्म एनर्जी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्चुअली कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। All living organisms are doing these things. This is the first law of thermodynamics, the first law of conservation of energy as well. So all the living systems, all the living beings are actually follow the first law of thermodynamics. मेरी बात आपको क्लियर हो रही होगी। तो हम इन चीज़ों को यहाँ पे स्टडी करते हैं। अब दो प्रोसेस होते हैं। जब भी मैं मेटाबॉलिज्म की बात करूँगा, मैं जब भी बात करूँगा कि एनर्जी चाहिए मेटाबॉलिज्म के लिए, और मेटाबॉलिज्म लिविंग थिंग्स को डिफरेंशिएट कर देगा नॉन लिविंग थिंग्स है। तो वो जो एनर्जी चाहिए जिससे कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो एनर्जी तो हमें बायोएनर्जेटिक्स की वजह से मिलेगी। वो कैसे होती है इसको हम देखेंगे। लेकिन ये जो मेटाबॉलिज्म है इट इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू टू मेजर टाइप्स, द एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। आप सबको पता है एनाबॉलिज्म में क्या होगा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल ज्वाइन होके बड़े मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होंगे, दे विल कंजर्व द एनर्जी। और कैटाबॉलिज्म में क्या होगा कि जो बड़े मॉलिक्यूल्स दे विल ब्रेक डाउन इनटू अ स्मॉलर कंपाउंड्स। जब वो टूटेंगे छोटे कंपाउंड में तो उनसे एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन भी क्लियर हो रही है
The anabolism build complex molecule require energy. For example, the protein synthesis in our body, it is an anabolic reaction, while catabolism break complex molecule and release energy. For example, cellular respiration, it is a catabolic reaction. Catabolism's energy powers anabolism for life. यहाँ मैंने एक लाइन लिखी है कि जो कैटाबोलिज्म की एनर्जी है वो एनाबोलिज्म को एनर्जी देती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल व्हेन अ लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक इट्स बॉन्ड ब्रेक्स इट रिलीज एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज एक्चुअली कंजर्व टू फॉर्म और टू प्रोड्यूस सम रिएक्शंस ऑफ द एनाबोलिज्म। इसका मतलब ये है कि एक जगह एनर्जी तोड़ते हैं तो दूसरी जगह उसको किसी न किसी दूसरी रिएक्शन में यूटिलाइज करेंगे। इसी तरह ही लाइफ के रिएक्शन चलते हैं और लाइफ कैरी होती है। इसी को हम कहते हैं मेटाबॉलिक बैलेंस। मेटाबॉलिक बैलेंस में क्या होगा? ग्रोथ, रिपेयर और ओवरऑल होम्योस्टेसिस। हमारी बॉडी के हर चीज नॉर्मल रहती है, हमारी ग्रोथ, हमारी डेवलपमेंट, हमारे हार्मोन्स, हर चीज एक नॉर्मल प्रोसेस में काम करती है। इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर ये एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म जो है हेल्प करते हैं। ये एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म होने के लिए क्या चाहिए? यस, एनर्जी। जो कौन प्रोवाइड करेगा? बायो एनर्जेटिक्स। हियर इज द एनर्जी फ्लो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जब हम बात करते हैं एटीपी क्या है, एटीपी के बारे में भी आपको पता है कि एटीपी नॉर्मली तो एक न्यूक्लियोटाइड है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके फॉस्फेट के अंदर एनर्जी होती है। एटीपी के जो फॉस्फेट बॉन्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल जो फॉस्फेट बॉन्ड्स होंगे एक्चुअली दे कैरी एनर्जी, इनके पास एनर्जी होती है। सो द फॉस्फेट बॉन्ड्स will actually break and it release energy और वो एनर्जी जो है फर्दर यूटिलाइज होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एटीपी हमें चाहिए इसके दरमियान ये एक लिंक का काम करेगी बिटवीन एनाबोलिज्म एंड बिटवीन कैटाबोलिज्म। सो एटीपी इज एक्चुअली कैरिंग एज अ लिंक इन दो के दरमियान, और इसलिए दिस मॉलिक्यूल एफिशिएंटली कपल्स सेलुलर वर्क बाय ट्रांसफरिंग द फॉस्फेट ग्रुप्स। ये बात भी आपको क्लियर हो गई कि एटीपी एनर्जी कैसे देता है। एटीपी जो है वो फॉस्फेट ग्रुप्स प्रोवाइड करता है। इसके जो 3 फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं, उसके जो आखिरी 2 फॉस्फेट होते हैं, थर्ड वन और सेकंड वन, उनके बॉन्ड्स के अंदर एनर्जी होती है 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी। वो जो है वो क्या करती है? वो एनर्जी देती है। फिर वो एनर्जी मसल कॉन्ट्रैक्शन और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूटिलाइज होती है। अब ये एक ओवरव्यू है और इस ओवरव्यू के अंदर आपको आइडिया होगा कि जो हमारे पास ये सारा प्रोसेस है ये कैसे होता है। मैं इस डायग्राम को एक्सप्लेन करूंगा। जो ये ऊपर वाली डायग्राम तो एनर्जी करेंसी और फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन कर रही है, लेकिन मैं इस डायग्राम को एक्सप्लेन करूंगा कि बायोएनर्जेटिक्स में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन कैसे काम करती हैं। अब आप अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस की कंडीशन है कि फोटोसिंथेसिस को हमेशा होने के लिए लाइट एनर्जी चाहिए। अब लाइट एनर्जी कैप्चर होगी क्लोरोप्लास्ट से। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ पिगमेंट्स होते हैं। Those pigments are called chlorophylls and some other accessory pigments are present as well, which are carotenoids. अब ये क्या करेंगे? ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, लाइट कैप्चर करेंगे, और ये जो लाइट एनर्जी है इस लाइट एनर्जी को ये कन्वर्ट कर देंगे केमिकल एनर्जी में इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज को इस्तेमाल करेगा माइटोकॉन्ड्रिया ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और इस ग्लूकोज के बॉन्ड ब्रेक करके वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर तो प्रोड्यूस करेगा, लेकिन वो साथ एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा जिस मॉलिक्यूल को कहते हैं एटीपी। अब आप मेरे बड़े एक कंसेप्ट को देखें। प्लांट्स ने क्या किया है? प्लांट्स ने पहले लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया है केमिकल एनर्जी ग्लूकोज में, और बाद में दूसरी ऑर्गेनल ने, माइटोकॉन्ड्रिया ने, इसी केमिकल एनर्जी को वापस कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया एटीपी में।
अब ये एटीपी इस्तेमाल होती है सेल के अंदर वर्किंग के लिए। अब आप इस पूरे प्रोसेस को अंडरस्टैंड करें। हमें चाहिए एटीपी टू वर्क, टू मेटाबोलाइज एंड टू ग्रो, टू डेवलप एंड टू कैरी आउट लाइफ एक्टिविटीज। हम वो एटीपी कैसे बनाएं? हम वो एटीपी फूड जो खाते हैं उनको ब्रेक करके बनाते हैं। अब वो फूड भी खुद नहीं बनता। We normally do not prepare food. Plants actually prepare their own food. यहाँ से बात आपने क्लियर रखनी है। तो प्लांट्स भी खुद से कोई एनर्जी नहीं बनाते। प्लांट्स भी एक अवेलेबल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। किसके अंदर? वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किस चीज के अंदर? केमिकल एनर्जी के अंदर, ग्लूकोज के अंदर। फिर माइटोकॉन्ड्रिया उस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर? एटीपी के अंदर। फिर वो एटीपी सेल के अंदर यूटिलाइज होती है और फिर वो सारा प्रोसेस करती है। ये एक जनरल ओवरव्यू है बायो एनर्जेटिक्स का और फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का। जब हम नेक्स्ट मूव करते हैं तो ये हमारे पास अब फोटोसिंथेसिस हम स्टार्ट करते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है। अर्ली फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म लाइक साइनोबैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म्ड अर्थ्स एंशिएंट एटमॉस्फेयर। यहां से मैं हिस्ट्री बताने लगा हूं कि फोटोसिंथेसिस कब शुरू हुई। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको एवोल्यूशन के बारे में बताऊं तो आपने ये बात याद रखनी है कि जब हमारे पास अर्ली ऑर्गेनिज्म से, वो जो अर्ली ऑर्गेनिज्म से दे वर हेटेरोट्रॉफ्स, वो अपनी फूड खुद नहीं बनाते थे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हुई और इन ऑर्गेनिजम्स ने सरवाइव करना शुरू किया। तो सरवाइव करने के लिए इनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे और न्यूट्रिएंट्स चूंकि ये खुद नहीं बनाते थे पहले हेटेरोट्रॉफ से, तो इन्होंने क्या शुरू कर दिया? इन्होंने लाइट को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लाइट को इस्तेमाल करके इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन डोनर को यूज किया, हाइड्रोजन सल्फाइड को, और हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करके इन्होंने बनाए कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करके ये सल्फर रिलीज करते थे और सल्फर जो है वो टॉक्सिक कंपाउंड था। तो फिर वक्त के साथ साथ इन ऑर्गेनिजम्स ने, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे डेवलप हुए जिन्होंने हाइड्रोजन सल्फाइड की बजाय वाटर को यूज करना शुरू कर दिया। जब इन्होंने वाटर को यूज करना शुरू किया तो फिर इन्होंने ऑक्सीजन रिलीज कर दी इन्वायरमेंट में। तो एक रिड्यूस्ड इन्वायरमेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम एक ऑक्सीडाइज्ड इन्वायरमेंट में कन्वर्ट हो गया। जब वो ऑक्सीडाइज्ड इन्वायरमेंट में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ गई। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इस दुनिया का एटमॉस्फेयर चेंज हो गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ऑर्गेनिज्म सामने आना शुरू हो गए जो बेसिकली एरोब्स थे, जो अपनी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जिंदा रहते थे और वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में जिंदा नहीं रह सकते थे जैसे हम ह्यूमंस। तो हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस ने इस दुनिया का नक्शा बदल दिया। फोटोसिंथेसिस ने इस दुनिया के ऑर्गेनिजम्स को चेंज कर दिया और पूरी की पूरी इस दुनिया की जो डाइवर्सिटी है वो चेंज हो गई। और ये लिखा हुआ है स्टार्ट अबाउट 2.5 बिलियन ईयर्स अगो, और यहाँ से फिर रास्ता शुरू हुआ एक कॉम्प्लेक्स एरोबिक लाइफ का। हम बेसिकली फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर चुके हैं, तो मैंने सोचा मैं आपको थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन दूं कि फोटोसिंथेसिस की हिस्ट्री क्या है और ये कैसे यहाँ पे इस दुनिया में आई। अगर हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस एग्जाम्पलीफाइज बायोएनर्जेटिक्स। ये बेसिकली एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है बायोएनर्जी। प्लांट्स कैप्चर एक्सटर्नल लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन यूजिंग पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल। मैंने पहले बता दिया ये लाइट एनर्जी को यूज करेंगे, ये एरो भी शो कर रहा है। वाटर को अब इस्तेमाल करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। सो देयर आर one reactant carbon dioxide, another reactant water, and the third are the pigments that are present in the leaf, and pigment capture the light energy, and what they are doing, they are producing glucose, they are producing carbohydrates, and they are releasing oxygen as a byproduct. So इस तरह से ये क्या करते हैं, ये बाय प्रोडक्ट रिलीज करते हैं
एज एन ऑक्सीजन। यहाँ से अगर हम बात करते हैं, ये हमारे पास एक जनरल जो है वो एक्सप्लेनेशन है फोटोसिंथेसिस की। अब ये फर्स्ट लॉ है, एनर्जी कंजर्व, लाइट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू केमिकल। सेकेंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो क्या है, एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी, सम एनर्जी लॉस हो जाएगी। फोटोसिंथेसिस क्या है, कैप्चर डिसऑर्डर्ड लाइट एंड क्रिएट्स ऑर्डर्ड ग्लूकोज। बहुत कंसेप्चुअल बात है ये कि जो फोटोसिंथेसिस है ये लाइट एक डिसऑर्डर्ड फॉर्म में आ रही है इस दुनिया में। कोई खास पैटर्न ऑर्डर नहीं, यहाँ उसकी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ जरूर है जिसको एब्जॉर्ब किया जाता है, लेकिन उसके बाद जो उस एनर्जी को कैप्चर करके एक सिस्टम के जरिए उस एनर्जी को कन्वर्ट करवाया जाता है, वो सबसे बड़ी इस फोटोसिंथेसिस का कंसेप्ट है, या वो सबसे बड़ी फोटोसिंथेसिस की अचीवमेंट है कि वो एक डिसऑर्डर्ड लाइट को कैप्चर करेगा और वो कन्वर्ट कर देगा उसको ग्लूकोज के अंदर या कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। ये सब कुछ कैसे करेगा ये तो हम लेक्चर सीरीज के साथ साथ देखेंगे। अभी मैं जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दूं, एफिशिएंसी जो है इसकी नॉट 100% एफिशिएंट, हीट लॉस इज इनएविटेबल। ये आपने बात याद रखनी है, हीट लॉस जरूर होती है, जरूरी नहीं है कि ये 100% ही एक्यूरेट चले। अब यहाँ से डेफिनेशन है फोटोसिंथेसिस। Photosynthesis is a complex biochemical process which where autotrophs like plants and algae convert light energy into a chemical energy. This energy is stored primarily in glucose, fueling nearly all life on the earth. वही बात होगी, बार बार रिपीट हो रही है। ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी और वो ग्लूकोज बनाएगी, और ग्लूकोज इस पूरी दुनिया का ईंधन है और फ्यूल है जिसके जरिए ये सब कुछ कैरी होता है। ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन है, ये आप जो है वो जनरल इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन याद रखेंगे कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, these are the reactants and they are actually the light energy is used here which is captured by pigments like chlorophylls, and they convert light energy into a chemical energy in the form of glucose, and oxygen is released as a byproduct. So here this is the overall diagram and overall view of the photosynthesis. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एनर्जी इन प्लांट्स पे आई, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आई और उसने ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया, साथ जो है उसने क्या प्रोड्यूस किए, इसने शुगर प्रोड्यूस की। और ये देख ले, ये जो लाइट है असल में ये प्लांट्स के ऊपर जो होती है, ये सारा प्रोसेस चल रहा होता है स्टोमेटा के अंदर। स्टोमेटा के अंदर लाइट अब्जॉर्ब होगी क्योंकि पिगमेंट स्टोमेटा के अंदर है, यहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड, यहीं पे वाटर और फिर ऑक्सीजन और शुगर जो है ये प्रोड्यूस हो जाएंगे। इस तरह से ये सारे का सारा प्रोसेस कैरी होता है जो कि एक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। होप सो आपको इन फोटोसिंथेसिस की ब्रीफ समझ आ गई होगी, ये फोटोसिंथेसिस जो है वो कैसे होती है। लेकिन अगर इसके अपोजिट देखें तो वो हमारे पास दूसरा एक प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। क्लियर? नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द सेलुलर रेस्पिरेशन कैटाबॉलिक प्रोसेस, जबकि फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस। ये पहला कंसेप्ट आपने याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस और रेस्पिरेशन जो है ये कैटाबॉलिक प्रोसेस। इसमें चीजें इकट्ठी होके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगा और इसमें वो चीज को तोड़ दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसका जो प्रोडक्ट था वो क्या था, वो ग्लूकोज था। इसमें लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया था इसमें ग्लूकोज में, और ये क्या करेगा, ये इसी ग्लूकोज को ब्रेक कर देगा और ब्रेक करके ये रिलीज कर देगा एटीपी। तो ये जो दोनों प्रोसेस हैं, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस हैं कि अगर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज होते हैं तो इसमें यही कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस होते हैं। इसमें अगर ग्लूकोज प्रोड्यूस होती है तो इसमें यही ग्लूकोज यूज होती है। इट इज एक्चुअली द होल अपोजिट टू ईच अदर, कि जो इसके रिएक्टेंट्स हैं वो इसके प्रोडक्ट्स हैं
और जो इसके प्रोडक्ट हैं वो इसके रिएक्टेंट्स हैं। इसलिए एक एनाबॉलिज्म में अपनी एनर्जी बनाएगा और दूसरा कैटाबॉलिज्म में उस एनर्जी को रिलीज कर देगा। इस तरह यहां से आप देखो, दे सिंथेसाइज ग्लूकोज, ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन ग्लूकोज। मैं आपको की पॉइंट्स क्लियर करता जा रहा हूं, अपनी बात याद रखनी है। दिस प्रोसेस स्टोर एनर्जी इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड दिस प्रोसेस स्टोर्ड केमिकल एनर्जी प्राइमरीली इन द फॉर्म ऑफ एटीपी टू पावर सेलुलर एक्टिविटीज। इस तरह से रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस होती है। अब प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों होते हैं, जबकि एनिमल्स के अंदर सिर्फ रेस्पिरेशन होती है। अब आपको अगर ब्रीफ इंट्रोडक्शन समझ आया है बायोएनर्जेटिक्स का, फोटोसिंथेसिस का, रेस्पिरेशन का, ये कैसे चलता है, तो फिर हम अब आगे फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह फोटोसिंथेसिस को देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, कैसे कैप्चर होती है और किस तरह से ये चलेगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको लेक्चर के जो है वो नोट्स और वीडियोस लाजमी मिलती रहें। थैंक यू।